कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कारक को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 13, संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है, वह कारक कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। माला ने पुस्तक पढ़ी, श्याम अपने भाई को पढ़ाता है, यह दाना घोड़ों के लिए है, वह कलम से लिखता है, पत्ता पेड़ से गिरा तथा अन्ना कमरे में सो रही है। तो यहां पर हमने वाक्यों में संज्ञाओं का क्रिया से संबंध बताने के लिए कुछ चिन्ह लगाए, जैसे कि माला ने, को, के, से और में आदि का प्रयोग हमने किया। ये क्या कहलाते हैं? ये परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। जो कारक के ये चिन्ह है वे परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। कभी कभी कुछ वाक्यों में कुछ शब्दों के साथ परसर्गों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि मोहन दूध पीता है। यहाँ पर परसर्ग का कोई प्रयोग नहीं है। मोहन और दूध के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार मोहन ने दूध पिया वाक्य में दूध के बाद किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा है। ऐसे वाक्यों में शब्द क्रम या अर्थ के आधार पर क्रिया से संज्ञा का संबंध स्पष्ट होता है। अब कारक के भेद। कारक के मुख्य 6 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा करण कारक, तीसरा कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान तथा अधिकरण। यानी कारक के 6 भेद 6 भागों में वर्गीकृत किया है कारक को। संबंध और संबोधन ये 2 और कारक माने जाते हैं, लेकिन उपयुक्त परिभाषा के अनुसार वे कारक नहीं हैं। हमने ऊपर देखा कि कारक संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंधों को बताते हैं, लेकिन संबंध कारक दो संज्ञाओं के बीच का संबंध बताता है। संज्ञा और क्रिया के बीच में नहीं कोई संबंध बताता। जैसे कि मोहन की पतंग कट गई। उपयुक्त वाक्य में परसर्ग की मोहन के पतंग के बीच संबंध बता रही है। क्रिया से उसका कोई भी संबंध हमें पता नहीं चल रहा, इसीलिए इसकी गिनती कारकों में नहीं की जाती। संबोधन कारक की संज्ञा का क्रिया से संबंध नहीं बनता, जैसे कि अन्ना, यहां आओ। यहां पर अन्ना संबोधन है, लेकिन क्रिया से संबंधित यह नहीं है। वाक्य के अन्य शब्दों से भी इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। पहला है हमारा कर्ता कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का हमें पता चलता है वह संबंध कारक, संबंध करता उसे बोध होता है, उसे कर्ता कारक हम कहते हैं। यानी करने वाले का पता चलना कर्ता कारक है। जैसे कि राम ने पुस्तक पढ़ी, पुलिस ने चोर को पकड़ा। यहाँ पर राम पढ़ने का कार्य कर रहा है और पुलिस पकड़ने का कार्य कर रही है। अतः राम और पुलिस दोनों क्या है? कर्ता कारक है। और ने कर्ता कारक का चिन्ह है। यानी इन सभी कारकों का अपना अपना एक चिन्ह होता है, जिसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं, वह होता है। तो कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है वह है ने, लेकिन ने का प्रयोग विशेष स्थितियों में किया जाता है, हमेशा नहीं। दूसरा है हमारा कर्म कारक। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि मछुआरों ने मछली को पकड़ा, अन्ना ने सुमन को फोन दिया। यहाँ पर
पकड़ना क्रिया का फल मछली और करना क्रिया का फल अन्ना पर पड़ रहा है, इसीलिए मछली और अन्ना यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक का मुख्य चिन्ह है को, यानी कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? को। लेकिन कुछ वाक्यों में से का भी प्रयोग किया जाता है। अन्ना ने तैरना मयंक से सीखा, अध्यापक ने गौरव से कुछ कहा। यहाँ पर इन वाक्यों में कर्म कारक मयंक और गौरव कर्म कारक के साथ परसर्ग चिन्ह को के स्थान पर से का प्रयोग हुआ है। कभी कभी इनमें कोई परसर्ग नहीं भी लगता, जैसे कि जॉन पुस्तक पढ़ रहा है और मैं पानी पी रहा हूं। यहाँ पर पानी और पुस्तक कर्म कारक के साथ में कोई भी परसर्ग हमने नहीं लगाया है। कुछ वाक्यों में दो कर्म होते हैं, जैसे कि मां ने बच्चे को दूध पिलाया, तो यहाँ पर बच्चे को और दूध कर्म है। दूध यहाँ पर मुख्य कर्म है और बच्चा यहाँ पर गौण कर्म है, क्योंकि क्रिया का फल मुख्यतः दूध पर पड़ रहा है, क्योंकि दूध को पिलाया जा रहा है। और गौण कर्म क्या है? गौण कर्म में का परसर्ग लगता है। मुख्यतः मुख्य कर्म प्राय अप्राणिवाचक होता है। तीसरा है हमारा करण कारक, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है, वह संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक होता है। जैसे अन्ना ने चाकू से फल काटा, यानी चाकू के द्वारा काटा गया। श्री वर्मा चम्मच से खाना खा रहे हैं, खाना किसके द्वारा खाया गया? चम्मच के द्वारा। मैं पेन से पत्र लिख रखा था, पत्र किसके द्वारा लिखा गया? पेन के द्वारा। उपयुक्त वाक्यों में चम्मच, पेन और चाकू की सहायता से क्रमशः खाने, लिखने, काटने का कार्य किया जा रहा है। अतः चम्मच, पेन और चाकू यहाँ पर करण कारक है। करण कारक में प्राय से परसर्ग होता है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से। कभी कभी से की जगह पर के द्वारा, जैसे क्या है? अन्ना चाकू के द्वारा फल काट रहे हैं, तो के द्वारा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। चौथा है कारक हमारा संप्रदान कारक, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा, सर्वनाम पद, सर्वनाम कारक होते हैं, संप्रदान कारक होते हैं। जैसे पिताजी रघु के लिए एक साइकिल लाए, के लिए मनु ने अपने भाई के लिए एक स्वेटर बनाया। इन वाक्यों में साइकिल लाने तथा स्वेटर बनाने का कार्य क्रमशः रघु तथा उसके भाई के लिए जा रहा है, अतः साइकिल व अपना भाई संप्रदान का मुख्य चिन्ह के लिए होता है। कई बार को चिन्ह का प्रयोग भी होता है, जैसे कि मधुरिमा ने सीता को फल दिया। ख अशोक ने उसको पानी पिलाया। इन वाक्यों में उस और सीता संप्रदान के साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाए। पांचवा है अपादान कारक, जिससे अलग होने का भाव प्रस्तुत होता है, वह अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पहाड़ से झरने गिर रहे हैं। क गंगा हिमालय से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है। इन वाक्यों में पत्ता पेड़ से तथा गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अतः हिमालय और पेड़ यहाँ पर अपादान कारक हैं, जिससे अलग होते हैं वह अपादान कारक है। अपादान कारक में से अलग होने पर सर्ग होता है, यानी इसका से विभक्ति चिन्ह होता है। छठा है अधिकरण कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध होता है वे अधिकरण कारक कहलाते हैं। जैसे कि मोहन कमरे में है,
घड़ी फ्रिज पर रखी है, कोयल डाल पे बैठी है। इन वाक्यों में कमरा, फ्रिज, जहां पर वस्तु स्थिर है वहां का बोध करा रही है, अतः कमरा और फ्रिज अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक में प्राय में, पर उपसर्ग का प्रयोग होता है। यहां पर कारकों की सूची दी है और साथ में परसर्गों की भी। कर्ता कारक का परसर्ग है ने, यानी मैंने पुस्तक पढ़ी। कर्म कारक का परसर्ग है को या फिर से। हरि ने राम को बुलाया। करण का परसर्ग है से या फिर के लिए। उदाहरण है, सतीश ने पेन से लिखा। संप्रदान कारक का परसर्ग है को या के द्वारा। तुमने अजय को एक फल दिया। अपादान कारक का है से अलग होना। गंगा हिमालय से आती है। अधिकरण कारक में है मैं या फिर पर। कक्षा में बच्चे हैं, इसका उदाहरण है। यहां पर ध्यान रखने की बात है कि संबंध का चिन्ह का, की, के है और संबोधन का चिन्ह हे, हो, अरे, अजी आदि है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि इन दोनों का संबंध क्रिया से नहीं होता, अतः ये कारकों की संख्या में नहीं गिने जाते। अब यहां पर कारक का एक वचन और बहुवचन है। कर्ता कारक है बालक, बालक ने। बहुवचन बालकों और बालकों ने। कर्म कारक है बालक को या बालक से, बालकों को या बालकों से। करण है बालक से या बालक के द्वारा, तो बालकों से या बालकों के द्वारा। संप्रदान कारक है बच्चों, बालक के लिए या को, बालकों के लिए या बालकों को। अपादान कारक है बालक से, तो बहुवचन क्या होगा, बालकों से। संबंध कारक है बालक का के की या बालकों का के की। अधिकरण कारक है बालक में या बालकों, बालक को बालक पर, तो बालकों में या बालकों पर। संबोधन है हे बालक एक वचन तथा हे बालकों बहुवचन। इसी के साथ में हमारा पाठ कारक समाप्त होता है। आइए इसे अभ्यास कार्य इसके देखते हैं। अभ्यास कार्य पहला, सही विकल्प पर हमें सही चिन्ह लगाना है। संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य पदों के साथ जाना जाता है वह क्या कहलाता है। लिंग, वचन, कारक या सर्वनाम वह कारक कहलाता है। ख, कारक के भेद होते हैं 7, 8, 5 या 6। ग, जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न हो वह संज्ञा या सर्वनाम पद होता है। करण कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक या संप्रदान कारक। घ, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कहते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण या संप्रदान, उसे कर्म कारक कहते हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पद से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ख, कारक के 6 भेद होते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक होता है।
संबंध का चिन्ह है का, की, के। तीसरा प्रश्न, सही कथन पर सही और गलत पर हमें गलत का चिन्ह लगाना है। क, कर्ता का विभक्ति चिन्ह को होता है? नहीं। कर्म का विभक्ति चिन्ह के लिए होता है? नहीं। कारकों की संख्या 7 होती है। इमली इकारांत शब्द है। जी हां। अब हमें यहां पर सुमेल करना है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान। पांचवा, रिक्त स्थानों में वाक्य की विभक्ति संबंधी अशुद्धियों को दूर करके लिखो। क, सरला गीत को गाती है, तो सरला ने गीत गाया। या सरला गीत गाती है। दूसरा, कौआ डाल में बैठा है, कौआ डाल पर बैठा है। तीसरा, मोहन तुमने हमारे साथ खेलना है, तुमने की जगह तुम्हें। घ, वह स्कूल को आया, वह स्कूल आया। मैंने खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। तुमने क्या खाना है, तुम्हें क्या खाना है। हमने पुस्तक पढ़ता है, हमने पुस्तक पढ़ी है। प्रश्न छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है क, कारक किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य में अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं।
कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 6 प्रकार के होते हैं। ग, कारकों के विभक्ति चिन्ह लिखिए। तो कारकों के विभक्ति चिन्ह कैसे हैं? ये कर्ता का विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का ने, कर्म कारक का को या से, करण कारक का से या के लिए, संप्रदान कारक का को या के द्वारा, अधिकरण का से अलग होना और अधिकरण का में या फिर पर। करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है? करण कारक वह है जिसकी सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है, वह करण कारक कहलाता है। और अपादान कारक से कोई चीज दूर होने का हमें पता चलता है, यानी पृथक होना, अलग होने का हमें पता चलता है। जैसे करण कारक का उदाहरण है, राम ने श्याम के द्वारा पढ़ाई की। और अपादान कारक का उदाहरण है, हिमालय से गंगा निकलती है या फिर पेड़ से पत्ता गिरता है। प्रश्न ड, अधिकरण कारक को स्पष्ट कीजिए। अधिकरण कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे कि जहां पर कोई चीज रखी गई है, जैसे फ्रिज पर चाबी रखी है, कमरे में बिस्तर लगा है, राम कमरे में सो रहा है, यह सभी अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। तो इसी कारक के साथ में हमारा ये 5 कारक समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह 5 भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।